अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट MGMT 614 असाइनमेंट नंबर है जी 01। उसकी जो लास्ट डेट है 8 जून 2021 है। इसके अंदर सर ने एक सिनेरियो दिया हुआ है, वो सिनेरियो के रेस्टोरेंट के हवाले से है। वहाँ पे जो लोगों को बहुत अच्छा खाना मुहैया किया जाता, सर्विसेज दी जाती थी। इसको जो मैंने एक दफ़ा उर्दू में ट्रांसलेट करके लिखा ज़रा आसानी हो जाए, तो उसके अंदर वो कहता है कि आपको कॉन्टिनेंटल फूड थे, आपके पाकिस्तानी चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल फूड दिए जाते थे। बुफे सिस्टम था, उसके अंदर लंच है, ब्रेकफास्ट है और डिनर करवाया जाता था। तो उसमें फिर बहुत अच्छा एक ना जो आपकी जो होटल था मुनाफा कमा रहा था। फिर इसके अंदर जब जो इसका सीईओ था ना, उसने सार्फिन के खाने के मतलब शिकायत मसूल करना शुरू कर दी कि उसको कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई, कस्टमर कंप्लेंट्स। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका दिन ब दिन जो था प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया। सिंपल सी बात है, फिर कस्टमर भी लेफ्ट ओवर करना शुरू हो गए वहाँ पे। तो वहाँ पे इश्यूज आना शुरू हो गए, ठीक है, तो वो डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो गया। तो फिर उसके जो सार्फिन के थे ना, उनके जो मसाइल को हल करने के लिए उसने जो शेफ़ एंड सप्लाई चेन की जो मैनेजर थे ना, बेसिकली जो कुक थे, जो सप्लाई चेन के जो हेड थे, उनको उन्होंने एक इजलास बुला लिया। उसके अंदर फिर उन्होंने पूछा कि क्या वजह क्या है हमारी, कि क्यों इस तरह हो रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि जी हमारा मतलूबा मेयार के मुताबिक पकाया है और ख़ाम माल में पैदा होने वाली दुश्वारियों जो कि मुख्तलिफ सप्लायर से वसूल की जाती हैं। मतलब वो जो उनके सप्लायर थे ना, जो उनको ख़ाम माल देते थे, प्रोडक्ट देते थे, कोई भी सर्विसेज दे रहे थे, सर्विसेज तो खैर नहीं, प्रोडक्ट्स ही डायरेक्टली वो दे रहे थे। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे। जो फूड तैयार की जाती थी ना, तैयार करने के बाद वहाँ पे उनको प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से कस्टमर कंप्लेन कर रहे थे। उसके अंदर फिर वो सप्लाई चेन कहता है कि अगर आप सप्लाई चेन मैनेजर की हैसियत से हैं, तो आप रेस्टोरेंट की खैर सगाली के लिए, मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और मुनाफे को बरकरार रखने के लिए, इसको कांस्टेंट रखने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए किस तरह सप्लाई चेन का डिज़ाइन करेंगे, मनसूबाबंदी किस तरह करेंगे, ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैंने जो डाटा यहाँ पे लिया है, वो मैंने मोस्टली, बल्कि तकरीबन कम्प्लीटली डाटा मैंने हैंडआउट्स के अंदर से ही लिया है। तो उसी को हम रेफरेंस रख के उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन किया, उसके अंदर उन्होंने जो पॉइंट्स पूछे हैं, एक तो उन्होंने कहा है सप्लाई चेन डिज़ाइन। सबसे पहले तो इसके अंदर जो होता है ना, आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो हम लेते हैं सप्लाई चेन के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले आपका सप्लाई चेन डिज़ाइनिंग होती है। देन फिर उसके बाद प्लानिंग आ जाती है, उसके बाद फिर ऑपरेशन फेज आ जाती है। 3 फेज़ के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे जो पहला हमारा है ना, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी और डिज़ाइन फेज़, इसको कहते हैं। जो हमारा डिज़ाइन फेज़ होता है, जिसके अंदर हम कोई भी सिनेरियो डिज़ाइन करते हैं, तो उसके अंदर मोस्टली जो हमारा जो डिज़ाइन फेज़ होता है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर जब हम सप्लाई चेन का बनाते हैं ना, तो वो सालों पे बनाते हैं। मतलब 5 ईयर का हमने आपका एक सिनेरियो डिज़ाइन किया है जी। इस फेज़ के अंदर हम 5 ईयर की जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको हम ना डिस्कस करेंगे, उसको ओवरव्यू करेंगे। उसके मुताबिक 5 साल 10 साल, मतलब लॉन्ग टर्म जो आपके प्लान्स होते हैं ना, वो समझिए डिज़ाइनिंग के अंदर होते हैं। डिज़ाइनिंग जब कोई भी हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, ये तो खाने का मतलब, लेट्स सपोज आपने कोई गाड़ी है जी, होंडा की बाइक ले लें। जब वो बाइक डिज़ाइन की जाती है, तो वो कहते हैं कि हमारा जो मॉडल है कम से कम 1 साल चले, 2 साल चले, 10 साल चले, तो उस हिसाब से फिर उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। लेट्स सपोज होंडा कार का ले लें, वो आई थिंक 2008 के बाद मॉडल अभी तक चेंज हुआ। उसके बाद अब देखा है कि उन्होंने 2008 में बनाया था, तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर 8 से 10 साल उसको मार्केट के अंदर रन किया। उसके बाद जब देखा कि हमने इसके ऊपर चेंजिंग, तो उसके ऊपर दोबारा डेवलपमेंट शुरू की। मतलब लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए आपका जो डिज़ाइन फेज़ के अंदर, ये वो कहना चाह रहा है। तो उसके अंदर वो कहता है कि जब हम कोई भी डिज़ाइन अपना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ना सप्लाई चेन के हवाले से, तो एक तो हमने उसको कि काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट जो हमारा ना अपने फ्रिक्वेंसी सेट करनी, टाइम उसका फ्रेम सेट करना है कि हमने 1 ईयर करना है, 2 ईयर करना है, 3 ईयर, 4 ईयर, मतलब उस हिसाब से फिर जब हम टाइम फ्रेम सेट करेंगे, तो टाइम फ्रेम में ये होगा कि जब हम अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सब डीलर्स हैं, सब सप्लायर्स हैं, उनसे भी एग्रीमेंट्स करते हैं, MOU करते हैं, या हम उसके साथ कह लें कि कॉन्टैक्ट एक कर लेते हैं जी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता PO कहते हैं जी। हम परचेज ऑर्डर जो हमारे होते हैं ना, तो वो हम उससे साइन कर लेते हैं कि अगर आप हमें कॉन्ट्रैक्ट, हम आपके साथ चलेंगे, अगर हम कंटिन्यूसली 5 ईयर आप हमें जो भी प्रोडक्ट हम आपसे लेंगे, वो हम हमारी प्रोडक्ट जब तक देंगे, तो आप किसी दूसरे सप्लायर को हम कोई प्रोडक्ट नहीं देंगे। या आपने 5 ईयर के अंदर अगर आपने छोड़ना है, तो हम इतने टाइम पहले आप हमें इसकी एक वो देंगे जी, टाइम हमें पहले इन्फॉर्म कर देंगे कि हम अपने आपको ये पार्ट्स नहीं दे सकते, आपको ये जो भी हम चीज़ तैयार कर रहे हैं प्रोडक्ट आपको नहीं दे सकते हैं। तो हमारे लिए ये होगा कि हम अपना नेक्स्ट कोई जो भी सप्लायर है या वेंडर है वो प्रिपेयर कर लेंगे, ताकि हमें
हमारी जो प्रोडक्ट चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, उसके अंदर हर्डल्स पैदा ना हो। मतलब इस हिसाब से जो भी प्लानिंग की जाती है वो डिज़ाइन फेज़ के अंदर प्लानिंग की जाती है। अच्छा, फिर उसके कहता है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन इसके अंदर लिए जाते हैं जी। उसके अंदर कह रहा है कि कंपनी जब स्ट्रेटेजिक फैसले जो लेती है ना, उसके अंदर वो क्या देखा जाता है कि आपके पास जो लोकेशन है, लेट्स सपोज आपका जो गोदाम है वो किस किस्म का है जी, वहाँ पे प्रॉपरली वेंटिलेशन है। अगर हम फूड के रिलेटेड देखें तो हम वहाँ पे देखेंगे जी हमारे पास वहाँ पे वेंटिलेशन का निज़ाम है। फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे जो फूड्स हम स्टोर करते हैं, स्टोर करने के लिए आया कि वहाँ पे रेफ्रिजरेशन की सहूलत मौजूद है। मतलब कुछ फूड्स ऐसी होती हैं कि जिसको हमने -2 डिग्री से कम पे रखना है ताकि वो ख़राब ना हो सकें। फिर वहाँ पे हवा के हिसाब हो सके, मतलब ह्यूमिडिटी ना उसके अंदर क्रिएट हो जाए। तो मतलब इस तरह का हमने फिर लोकेशन देखनी है जहाँ पे हमारी जो भी चीज़ हम स्टॉक कर रहे हैं वो इजीली वहाँ पे स्टॉक हो सके। फिर इसकी कैपेसिटी देखनी, ये ना हो कि हमने एक चीज़ स्टैक की उसके ऊपर दूसरी स्टैक कर दी और नीचे जो नीचे वाली चीज़ें हैं वो प्रेस होने से ख़राब हो सकती हैं। मतलब आपने उसकी कैपेसिटी भी देखनी है, जो भी आपका लोकेशन है या आपकी जो कैपेसिटी है उसकी। फिर उसके बाद आ जाता है ये आपकी प्रोडक्शन एंड वेयर हाउस, कि जो आपका प्रोडक्शन है जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, या वेयर हाउस है जहाँ पे आपने इसको स्टोर करना है, वो फैसिलिटीज़ किस तरह की है कि यहाँ पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे नज़दीक है या वहाँ से दूर है। फिर ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे कि किस तरह आप वहाँ पे चीज़ों को ला के स्टोर करेंगे। फिर नेक्स्ट ज़रूरत पड़ने में वहाँ पे आपने आगे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे आप सप्लाई करेंगे। मतलब इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। तो कहता है कि जो भी कंपनी को यकीनी बनाने के लिए इन मराहल के दौरान सप्लाई चेन तरतीब के स्ट्रेटेजिक मकासद की हिमायत करती है। सप्लाई चेन डिज़ाइन के फैसले आमतौर पर वो कह रहा है कि मुद्दती बरसों के होते हैं, ठीक है, किए जाते हैं। मुख्तसर जो हमारे फैसले होते हैं ना उसमें रद्दबल करना बहुत महंगा पड़ सकता है। लेट्स सपोज आपने कोई भी डिसीजन लेना है, वेयर हाउस लेट्स सपोज आपने बनाना है, वेयर हाउस ऐसी जगह पे बना लिया जहाँ पे वो आप कंफर्टेबल नहीं थे, तो क्या होगा, उस पर अपन इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक ही होगी, ठीक है जी, 1-2 करोड़ पे आपने लगा दी। उसके बाद जब आपने उसके कह लें कि इफेक्ट्स आना शुरू हो गए तो प्लानिंग प्रॉपरली नहीं की होगी डिज़ाइनिंग फेज़ के अंदर, तो क्या होगा, वहाँ पे हमने देखा कि हमें तो जो हमारे मतलूबा थे ना टारगेट्स वो पूरे नहीं कर रहा ये वाला जो वेयर हाउस है, तो हमने इसको वहाँ पे शिफ्ट करना है। मतलब वो फिर कॉस्टली पड़ सकता है। एक दफ़ा आप चीज़ डेवलप की है उसको दोबारा हम वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि जो लॉन्ग टर्म अगर हम बना रहे हैं ना, जो हमारे फैसले होते हैं, डिसीजन होते हैं, तो अगर उसको चेंज करना वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर रद्दबल करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। इसलिए जब फर्स्ट टाइम इसके ऊपर डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन आपने प्रॉपरली लेना है कि कल इसके ऊपर हमारे जो हमने डिसीजन लिया है इसके ऊपर कुछ चेंजिंग ना करना पड़ सके। तो इस हवाले से जो आपका मैनेजर है उसको सबसे पहले तो जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है उसको वो रिव्यू करेगा, क्या है कि वो हमने वहाँ पे कोई गलती तो नहीं की। अगर वहाँ पे कोई गलती की हुई है तो फिर इसको हाईलाइट करेगा, उसको देखेगा इसको किस तरह हमने अब सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम को आ गई तो प्रॉब्लम को किस तरह फिर हमने सॉल्व आउट करना है। अच्छा, उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स उसने यहाँ पे मेंशन किए हैं ना, उसके अंदर सबसे पहले तो कह रहा है कि वो जो आपकी थी ना कि लोकेशन एंड कैपेसिटी ऑफ द फैसिलिटीज़ के लिए जो आपने लोकेशन या कैपेसिटी दी है वो कैसी है, जहाँ पे आपने चीज़ों को स्टोर करना है वो लोकेशन कैसी है। फिर उसके अंदर आपके पास कैपेसिटी कैसी है, मतलब उसके अंदर आपने जी फूड के हवाले से फर्स्ट आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। जो भी चीज़ आपकी स्टोर के अंदर फर्स्ट इन हुई है वो फर्स्ट ही आउट हो गई। ये नहीं कि आपने जनवरी के अंदर कोई चीज़ स्टोर कर ली है, उसके बाद मई में या जून में कोई चीज़ आ गई है, तो जो जनवरी वाली वहाँ पे स्टोर ही थी, मई जून की चीज़ आपने आगे दे दी, हो सकता है वो एक्सपायर हो चुकी हो। तो एक्सपायरी जो आपने एक्सपायरी डेट्स है उसको चेक करने के लिए आपने क्या सिनेरियो वहाँ पे बनाया हुआ है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें, क्योंकि कस्टमर तो आपका उस पर नहीं करेगा कॉम्प्रोमाइज़। आपने अगर फूड उसको दिए हैं प्रॉपरली, वो बासी थी, उसके अंदर कोई स्मेल आ रही थी, या आपने ऑयल यूज़ किया है, ऑयल आपने उसको एक SOP नहीं बनाया हुआ था कितने अरसे के बाद चेंज करना है, तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी तो क्या होगा, कस्टमर फिर वो आपको ना कोई अल्टरनेटिव देखना शुरू कर देगा। फिर नेक्स्ट उसका कहता है प्रोडक्ट्स टू बी मेड और स्टोर्ड एट वेरियस लोकेशन। जो आपकी प्रोडक्ट्स है ना जो भी आप बनाते हैं इसको फिर वेरियस लोकेशन, मुख्तलिफ लोकेशन पे आपने स्टोर कर लें, ठीक है। उस हिसाब से आपने इसको डिज़ाइन करना है जी। आपने लेट्स सपोज एक आपने स्टोर बनाया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया या कोई फायर लगी, आग लगी, तो उसका अल्टरनेटिव आपके पास क्या है, तो इट मीन्स आपके पास उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब 2-3 आपने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपने इनको स्टोर किया हुआ है, या इसको कह लें सेफ्टी स्टॉक के मतलब वो बात कर रहा है। फिर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन का मोड किस तरह का है, आप किस तरह की गाड़ियों के ऊपर उन चीज़ों को लेके आ जा रहे हैं, आया कि वहाँ पे अगर कूलिंग सिस्टम उसके अंदर लगा हुआ है, टाइमली वो डिलीवर कर रही हैं, वो उनकी फिजिकली कंडीशन किस तरह की है। फिर आ जाता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आपकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई चीज़ आप बना रहे हैं
बनाने के बाद आगे डिलीवर कर रहे हैं, तो डिलीवरी से अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो डायरेक्टली जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना, उस तक आपकी जब तक प्रॉब्लम्स नहीं पहुंचेंगी तो वो उसको सॉल्व आउट नहीं कर सकेगा। तो आपने इस तरह के सप्लाई चेन का सिस्टम बनाना है कि एंड यूज़र के पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो डायरेक्टली आपका जो बंदा कंसर्न उसको इन्फॉर्म करेगा। अगर सप्लाई चेन के रिलेटेड है कि आपको कुछ स्टॉक के अंदर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है और जो आपका सप्लायर वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आपने अपने जो टॉप हेड्स हैं, तो टॉप मैनेजर को इन्फॉर्म करना है ताकि वो कोई दूसरा रिसोर्स यूज़ करके आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैनेजर को इन चीज़ों के ऊपर लाजमी उसको फोकस करना चाहिए ताकि वो जो डिज़ाइन फेज के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको वो सॉल्व आउट कर सके। फिर नेक्स्ट आ जाता है ये सप्लाई चेन प्लानिंग। फिर इसके अंदर आ जाता है ये प्लानिंग के अंदर हमारे पास होता है कि आपने मनसूबाबंदी करनी है और ये जो अहम आपके इश्यूज़ हैं इसके ऊपर आपने फोकस करना है। तो इसके अंदर जो आप फोकस करते हैं ना वो कहता है कि ये आप ना कंप्लीट जो टाइम फ्रेम होता है, तकरीबन आप इसको कह लें कि 6 मंथ कह लें, हाफ होता है साल के अंदर, आपने ना इसका चौथाई समझने वाला टाइम फ्रेम, मतलब साल के चौथा हिस्सा, मतलब आप इसको कह लें 3 मंथ के ऊपर आपने इसको प्लान करना होता है। तो टाइम फ्रेम इस हिसाब से आपने इसका डिसाइड करना है। स्ट्रेटजी के जो इसके अंदर हमने फैसले करने होते हैं ना, सप्लाई चेन की तश्कील मुकर्रर करदा टाइम के ऊपर इनकी वैल्यूएट करेगी। अच्छा, इसके अंदर जो भी आपको हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, ठीक है, आपने उसको टाइमली सॉल्व आउट करना होता है। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है कि मार्केट में आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है ना, या आपकी कोई डिमांड में इजाफा हो रहा है, तो आपने ये नहीं करना कि डिमांड बढ़ गई है तो आपने क्या करना है जी नाकस चीज़ भी उसके अंदर चलानी शुरू कर दी। नहीं, आपकी अगर मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ गई है देन भी आपने अपनी जो आपकी क्वालिटी थी उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जो फूड स्टैंडर्ड थी उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये नहीं कि आपने जी हाफ जली हुई चीज़ आके भेजना शुरू कर दें जिसमें से जलने की स्मेल आ गई है, या फिर कच्ची चीज़ भेज दी, मतलब वो प्रॉपरली कुक नहीं थी, ठीक है, इस तरह के इश्यूज़। फिर यहाँ भी इसके क्या कहते हैं, जो इसके अंदर मसाला ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑयल उसका स्टैंडर्ड लो कर दिया है जी, हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए इन चीज़ों को कभी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये कह लें कि आपका 3 मंथ या 4 मंथ के रेलिवेंट ये ना आपका साल के अंदर इसके डिसीजन लिए जाते हैं, तो उसको फिर रिव्यू हर 3 महीने के बाद आपको इसको रिव्यू करना होता है। अगर रिव्यू नहीं करते हैं तो फिर आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह उसने ऊपर बात की है कि क्या होगा, तो शिकायत मसूल होना शुरू होगी, इसके बाद आपका प्रॉफिट यकदम नीचे जाना शुरू हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट कंटिन्यूस ऊपर जाए तो हमने 3 मंथ 4 मंथ के बाद इनकी वैल्यूएशन करनी है, इनका एनालिसिस करना है, रूट कॉज डिफाइन करनी है, कस्टमर जो कंप्लेंट्स है इसको सॉल्व आउट करना है ताकि जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आ चुकी है इसको सॉल्व आउट करें और कस्टमर को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करने के बाद कस्टमर की दोबारा फीडबैक आपने लेनी है कि जी आया कि आपकी ये प्रॉब्लम थी, क्यूरीज थी, हमने इसको सॉल्व आउट किया है। नेक्स्ट आप उनको बुलाएं या उनके इंटरव्यूज लें जाके, या उनकी राय लें कि नेक्स्ट अब आप अपनी राय दें कि आया कि हमने अपने स्टैंडर्ड को अपग्रेड किया है, आया कि आपके जो आपका जो मेयार है उसको ये मीट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो आप अपनी राय दें, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मजीद वर्किंग करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो कह रहा है कि एक मुकर्रर मदद में काम करना होता है इसके अंदर। तो कंपनियों को मुतालबात को यह मतलब उसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं पैदा करनी, ज़र मुबादला की शरह हो, उसके अंदर टाइम हॉरिजॉन है वो अपने फैसलों में मतलब शामिल होना चाहिए इसके अंदर। तो टाइम फ्रेम जो आपने बना लिया है ना, इसकी साल के अंदर मतलब आपने 4 दफ़ा इसको आपने रिव्यू करना है। स्ट्रेटजी का आपने मराहल जो अपने सप्लाई चेन को दिया हुआ है ना उसकी आपने एनालाइज करना है, ठीक है, उसके ऊपर फीडबैक लेनी है। फिर आपने पैरामीटर के ऊपर काम करना है। पैरामीटर काम ये करना है कि कोई भी चीज़ आपने डिसीजन बना रहा हुआ है ना, अगर वो स्टोरेज के हवाले से है, कुकिंग के हवाले से है, सप्लाई के हवाले से है, या आपके वेटर्स हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं, या ऑर्डर टेकर्स हैं, मतलब उनकी प्रॉपरली ग्रूमिंग करें, ट्रेनिंग करें, उनको एजुकेट करें, उनको अगर उनके हवाले से अगर कस्टमर कोई कंप्लेन कर रहा है आप वो आप मिनिमम टाइम के अंदर उसको सॉल्व करें, उसके बाद उनकी फीडबैक भी लें। तो जब तक आप इसके इन चीज़ों के टच रहेंगे, इसकी जब तक पैरामीटर आप सेट नहीं ना करेंगे, एसओपीज नहीं बनाएंगे, तो आपको प्रॉपरली इसका ओवरव्यू आता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो डिज़ाइन फेज़ के अंदर फिर वो बात करता है कि हमारे जो ऑपरेटिंग जो पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं इसको तयन करना भी हमारा होता है कि हमने जो हमारे कम टाइम के अंदर ना इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करना मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम्स आई थी ना कस्टमर एंड से, उसको फिर आपने किस तरह सॉल्व किया, इस हवाले से वो बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सप्लाई चेन ऑपरेशन। अब मेन जो उसका आ जाता है ना, ये आपका आ जाता है ये ऑपरेशन के हवाले से। तो इसके अंदर वो जो उसका टाइम जोन कह रहा है वो हफ्तावार या रोज़ाना, ये यहाँ पे जो बात कर रहा है ना, आप मैनेजर्स को चाहिए कि पहले उसने सालाना जो हमारे थे डिसीजन थे जो हमने प्लानिंग की थी डिज़ाइन फेज के, उसके ऊपर ने रिव्यू किया, फिर उसने
मतलब 3 मंथ 4 मंथ के जो हमारे थे डिज़ाइन प्लानिंग फेज़ के अंदर जो हमने प्लान किए हुए थे उसको रिव्यू किया है कि वहाँ पे तो नहीं कोई प्रॉब्लम थी, जो शेफ़ कह रहा है, जो सप्लाई चेन की टीम उनको बता रही थी। फिर उसके बाद आ जाता है जो ऑपरेशन के अंदर डेली बेस पे हमारा होता है कि हमने कोई चीज़ मतलब राइस बना रहे हैं जो वो डेली बेस के अंदर मार्केट को सर्व कर रहे हैं, कोई भी कुकिंग हो रही है वो डेली बेस के अंदर वो यूज़ हो रही है प्रोडक्ट्स हमारी। तो उस हवाले से फिर उसने डेली बेस पे फीडबैक उनकी लेनी है, या वीकली बेस पे या डेली बेस पे। मतलब सुबह आया, सुबह आते ही उसने जो भी हमारे पास इन्वेंट्री लेवल था उसको चेक करवा लिया, ठीक हो गया। फिर गुज़श्ता दिन की जो भी हमारी कंप्लेंट्स थी उसको उसने सुना, जो भी इश्यूज थे उसको उसने सुनने के बाद उसके ऊपर एक्शन लिए, ऑन द स्पॉट उसने एक्शन। इस तरह के वो मतलब उसके अंदर डिसीजन लेता है। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारा जो मेयार है ना, मेयार को हमने फिक्स करना है, ठीक है। जो पॉलिसियाँ हमने बनाई हुई हैं इसके ऊपर हमने स्ट्रिक्टली अमल दरामद भी करवाना है। फिर हमारे जो होते हैं ना टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स भी आपने देखना है कि हमारा जो टारगेट था, हमारा जो क्वालिटी पॉलिसी थी ना, क्वालिटी पॉलिसी थी कि हमने ऐसा मेयार बहुत अच्छा देना है, ठीक है, टाइमली हमने डिलीवरी देनी है। फिर उसके बाद हमने जी जो भी कस्टमर कंप्लेन करता है ना उस विद 24 आवर हमने उसकी जो कंप्लेन है सॉल्व आउट करनी है। अगर हमने वाकई हमारी तरफ से एंड से हमारी कोई प्रॉब्लम थी तो हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमने स्टैंडर्ड मेंटेन किया वो स्टैंडर्ड को अमल दरामद करना है, ताकि हमारा जो कस्टमर है वो हमसे दूर ना जाए, ठीक है। तो मतलब उसको बनाने के लिए जो भी आपने ज़रूरी इकदाम करने हैं उसको आपने बुरुकार ज़रूर लेके आना है। तो फिर वो कहता है कि आपने गोदाम के अंदर ना लिस्टें बनाई होती हैं, ये आपने डेली आइटम्स हमारे पास कितनी आ रही हैं, इन कितनी हो रही हैं, आउट कितनी हो रही है, जो हमारी स्टोरेज है वो किस हिसाब से हम उनको स्टोर करेंगे। फिर फीफो और लिफो सिस्टम आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाना है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को आपको वेरीफाई करके देगा। कोई चीज़ डेली बेस पे आ रही है तो सुबह आई है तो शाम तक उसको हमने आउट कर देना। ये नहीं कि जो 2 हफ्ता पहले की चीज़ पड़ी हुई है और जो आज आ रही है उसको हम दोबारा आगे से इशू कर रहे हैं। लास्ट इन फर्स्ट इन वाला भी हमारे पास होना चाहिए, जो आखिर पे आ रही है उसको हमने फर्स्ट पे देना है। कुछ चीज़ें ऐसी जिनके ऊपर एक्सपायरी डेट बहुत कम होती है उसके ऊपर ये करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फिफो में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब ये जो एक स्टैंडर्ड जो बनाए हुए हैं उसको हमने वो कह रहा है कि इम्प्लीमेंट करवाना ही करवाना है। तो उसमें ये होता है कि आपने गोदाम के अंदर फिर हमने उसकी एक इन्वेंट्री लेवल सेट किया हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टॉक करनी है। ये ना हो कि जी अब चीज़ें पड़ी हुई हैं, पता नहीं है जी, इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो मैदे की जगह हम उसके अंदर मीठा सोडा डाल देते हैं, तो क्या होगा, खाने से क्या होगा, लोगों का पेट खराब हो जाएगा। मतलब इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन भी हो, उनकी प्रॉपर उनकी लिस्ट बनी हुई हो, और फिर हमारे पास जो खास शॉपिंग है, पैकिंग हमारा जो मवाद है जिसपे हम पैक करते हैं उसका स्टैंडर्ड भी हमारे पास होना चाहिए। फिर शिपमेंट हमारे जो भी हम शिप कर रहे हैं या हम डिलीवर कर रहे हैं उसके टाइम में आपने देखना है जी हमने जो चीज़ बनाई है, अगर आज चीज़ बनी है तो विद इन 2 आवर्स वो कस्टमर एंड तक चली गई है, ना वो शाम 6 बजे पहुंची, सुबह 6 बजे काट रहा है। इन तरह के जो भी इश्यूज़ हैं उसको उसने देखने हैं। तो जब इन चीज़ों को डिस्कस करेगा जो भी मैनेजर थे वहाँ पे, तो करने से क्या होगा कि उसकी जो भी प्रॉब्लम थी ना उसके अंदर वो उसको सॉल्व आउट कर लेगा। यहाँ पे उसने ना एक एग्जांपल भी दिया कि 1990 की दहाई के अंदर ना जो उसके स्टार्ट के अंदर मशहूर जो डेल की कंपनी थी ना, इसने सप्लाई चेन की मिसाल उसने दी हुई है कि इसको बेहतर बनाने के लिए किस तरह इसके ऊपर काम किया था, और उसने अपना जो प्रॉफिट था ना, जो स्टॉक की कीमतों दोनों में इजाफा हो रहा था, इस मुद्दत के दौरान डेल स्टॉक की शानदार वापसी हुई। मतलब उसने किस तरह अपने आप को ग्रो अप किया उसकी वो उसने यहाँ पे एक सिनेरियो की मिसाल दी हुई है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक आइडिया दे दूं कि जो मैंने यहाँ पे डाटा जितना भी लिया हुआ है, डाटा मैंने आपका जो हैंड आउट का लेक्चर नंबर 11 है ना वहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे जस्ट आपको बताने के लिए लिख दिया। आप यहाँ से डायरेक्टली डाटा कोई भी कॉपी ना करें, आप डाटे को आप लेक्चर नंबर 11 में चले जाएँ, वहाँ पे इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट्स 3 मैंने दिए हैं ना वो यही है कि जी स्ट्रेटजिक आपकी डिज़ाइन फेज़ के अंदर है, फिर स्ट्रेटजी आपकी आ जाती है जी सप्लाई चेन प्लानिंग आ जाती है, और सप्लाई चेन ऑपरेशन। ये मेन आपके 3 हैं जो जिनकी बेस पे कोई भी आपका मैनेजर है ना इसको वैल्यूएट करता है या सीईओ उसको वैल्यूएशन करता है। तो इसके अंदर चले जाएंगे, आपका पेज नंबर 104 है, हैंड आउट है लेक्चर नंबर 11। तो यहाँ पे देखेंगे डिसीजन ऑफ फेज़ सप्लाई चेन, डिसीजन फेज़ है सप्लाई चेन के अंदर। तो ये मेन 3 जो उसके अंदर वो बात कर रहा है। पहले के अंदर वो बात देख रहे हैं, आपको कर रहा है सप्लाई चेन स्ट्रेटजी के अंदर के जो हाउ द स्ट्रक्चर सप्लाई चेन नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। मतलब उसने सालाना 2 4 5 साल की उसने कोई भी प्लानिंग की होगी और डिज़ाइन के फेज़ के अंदर। फिर नेक्स्ट आ जाता है जी प्लानिंग के अंदर वो कह रहा है कि फॉर द ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, मतलब चौथाई साल के अंदर, मतलब 3 महीने 4 महीने का कोई भी वो बना सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसका
स्ट्रेटजी बना सकता है प्लानिंग के हवाले से। फिर आ जाए तो ऑपरेशन फेज के अंदर, मतलब फंक्शनल जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है उसके अंदर फिर कह रहा है कि डेली और वीकली बेस पे अपने डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका मैनेजर होगा, मैनेजर जब इन तीनों को देखेगा, देखने के बाद फिर आप क्या करेगा, दोबारा उसके ऊपर वर्किंग करवाएगा जहाँ पे भी उसकी बोन लेग थी, ड्रा लेग्स थे, ठीक है ना, हर्डल्स थी, तो उसको फिर वो क्या करेगा, एक तो पहले उसकी रूट काज डिफाइन कर लेगा। तो फिर रूट काज जब डिफाइन हो जाएगी, हमारे इन एरियाज के अंदर प्रॉब्लम थी, हमने इनके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, जब कोई चीज़ हाईलाइट हो जाती है ना, हाईलाइट होने के बाद फिर उसी एरिया पे हम फोकस करते हैं, तो क्या होता है विद कुछ अर्से के साथ वो हमारा जो थी ना पेन एरिया, उसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी आज का ये आपको असाइनमेंट काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट जीडीबी असाइनमेंट या लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।